Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Hello, dear students. Welcome to lecture number 14 of chapter number 22 of NBF Biology second year. And today, we are going to discuss the concept of epistasis and its relationship with dominance and polygenic inheritance. In today's lecture we will also discuss Bombay phenotype, which is an example of epistasis. So, let's begin the lecture. एपिस्टेसिस की एक और मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस है। ये भी एक डिविएशन है फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडल ने इस तरह का कोई फेनोमेनन स्टडी नहीं किया था, ना ही उसने उसको रिपोर्ट किया, लेकिन बाद के साइंटिस्ट ने देखा कि सम टाइम ये इस तरह से भी एक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस डेवलप होता है। इसको नाम दिया गया एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हुए हम यहाँ पर सबसे पहली बात ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ जीन इंट्रैक्शन बिटवीन द एलील्स ऑफ टू डिफरेंट लोसाई। यानी यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोसाई के ऊपर पाए जाने वाले एलील्स के दरमियान इंट्रैक्शन हो रहा है। इस इंट्रैक्शन को एपिस्टेसिस कहा जाता है। आप इससे पहले आपको याद होगा डोमिनेंस आप पढ़ चुके हैं। डोमिनेंस, अगर आप ये एपिस्टेसिस के फिनोमेनन को डोमिनेंस के साथ कंपेयर करें तो आपको यहाँ पर डोमिनेंस के मुकाबले में एपिस्टेसिस किस तरह से डिफरेंट नज़र आएगा। देखिए, डोमिनेंस में आपको याद होगा कि ये भी एक इंट्रैक्शन था, जीन इंट्रैक्शन था बिटवीन द एलील्स ऑफ सेम लोकस। डोमिनेंस में आपने देखा था, जैसे सीड शेप की अगर हम बात करें, सीड शेप, तो सीड शेप के हवाले से हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी कि सीड शेप दो तरह की होती है पी प्लांट के अंदर, एक राउंड और दूसरी रिंकल्ड। राउंड के लिए हमने सिंबल यूज़ किया था कैपिटल आर और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। जब ये जीन्स राउंड और रिंकल्ड के ये जीन्स जब होमोजाइगस स्टेट में होते हैं तो तब तो जाहिर है कि ये कैपिटल आर एक्सप्रेस करे या ये कैपिटल आर एक्सप्रेस करे, राउंड ही डेवलप होगा, और इसी तरह से ये स्मॉल आर एक्सप्रेस करे या ये स्मॉल आर एक्सप्रेस करे तो रिंकल्ड ट्रेट ही डेवलप होना है। लेकिन जब इन दोनों के दरमियान क्रॉस फर्टिलाइज की जाती है तो ऐसी सूरत में यहाँ पर जो इंडिविजुअल पैदा होता है उसके अंदर ये दोनों कंट्रास्टिंग एलील इकट्ठे हो जाते हैं और अब इनके दरमियान इंट्रैक्शन होता है, और इस इंट्रैक्शन को दरअसल डोमिनेंस रिलेशन कहते हैं। आपने इसकी डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी, एक कंप्लीट डोमिनेंस थी, एक इनकम्प्लीट, एक को डोमिनेंस और एक ओवर डोमिनेंस। आपको कंप्लीट डोमिनेंस में याद होगा कि एक एलील ने दूसरे की एक्सप्रेशन को कंप्लीटली हाइड कर दिया था, यानी कैपिटल आर की मौजूदगी में स्मॉल आर एक्सप्रेस नहीं करता, तो यहाँ पर जो फिनोटाइप डेवलप होती है वो फिनोटाइप राउंड फिनोटाइप होगी। तो आपने जिस तरह से देखा ना कि एक अलील ने अपने ही लोकस के दूसरे पार्टनर अलील की एक्सप्रेशन को हाइड कर दिया है, तो ये चीज़ कहलाती है डोमिनेंस। ये कंप्लीट डोमिनेंस है। या फिर इसकी दूसरी आपने फॉर्म्स देखी थी, को डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बहरहाल ये डोमिनेंस रिलेशंस जो होते हैं ना, दे आर द इंट्रैक्शन बिटवीन द एलील्स ऑफ द सेम लोकस। लेकिन यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं एपिस्टेसिस क्या चीज़ है, दिस इज द काइंड ऑफ जीन इंट्रैक्शन बिटवीन द एलील्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट लोसाई। यहाँ पर एक लोकस इन्वॉल्व नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लोसाई इन्वॉल्व है और उनके एलील्स के दरमियान इंट्रैक्शन को एपिस्टेसिस कहा जा रहा है। इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हुए इस तरह से बताएंगे कि जैसे मिसाल के तौर पर किसी इंडिविजुअल में दो लोसाई मौजूद हैं, दो लोसाई। देखिए, एक लोकस है लोकस 1, उसको हम नाम देते हैं, और दूसरा लोकस है लोकस 2। ठीक है, दो लोसाई यहाँ पर किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट हैं और इस लोकस 1 के ऊपर दो किस्म के एलील्स हो सकते हैं, एक कैपिटल ए और दूसरा स्मॉल ए, और दूसरा लोकस इसके ऊपर भी दो किस्म के एलील्स हो सकते हैं, एक कैपिटल बी और दूसरा स्मॉल बी। अच्छा, ये जो लोकस है ये लोकस किसी एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है और ये लोकस 2 किसी दूसरे ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। मिसाल के तौर पर कैपिटल ए ये इस लोकस के ऊपर मौजूद
डोमिनेंट फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है, इसकी वजह से डोमिनेंट फिनोटाइप डेवलप होगी, डोमिनेंट फिनोटाइप। आप इसको डोमिनेंट ए कह दें, ठीक है। सपोज कर रहे हैं हम समझाने के लिए ये इस तरह से एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद हम स्पेसिफिक एग्जांपल की तरफ जाते हैं। तो लोकस 1 का ये जो कैपिटल ए, ये डोमिनेंट ए फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है, और जो स्मॉल ए है ये रिसेसिव ए को कंट्रोल कर रहा है। ये रिसेसिव फिनोटाइप है, कोई रिसेसिव ए फिनोटाइप उसको कंट्रोल कर रहा है। और जाहिर है कि अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर कैपिटल ए अगर होगा तो कैपिटल ए की वजह से कौन सा फिनोटाइप डेवलप होगा? ऑब्वियसली डोमिनेंट ए। और अगर इवन कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ हुआ तो तब भी ए फिनोटाइप डेवलप होना है, इसके वजह से भी डोमिनेंट फिनोटाइप डेवलप होगा, और इसकी वजह से भी डोमिनेंट फिनोटाइप डेवलप होगा, क्योंकि डोमिनेंट फिनोटाइप रिसेसिव के ऊपर हावी है, तो यहाँ पर भी डोमिनेंट फिनोटाइप ही डेवलप होना है। लेकिन स्मॉल ए के केस में रिसेसिव फिनोटाइप आना है, ठीक है। ये यहाँ तक तो बात बिल्कुल समझ में आ रही है। उसके बाद इसी तरह से आप देखिए ये जो कैपिटल बी है, इसने अपने ट्रेड को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना है कि कैपिटल बी की वजह से एक फिनोटाइप डेवलप होगी जिसको डोमिनेंट बी फिनोटाइप हम कह रहे हैं, और स्मॉल बी की वजह से रिसेसिव बी फिनोटाइप डेवलप होगी, रिसेसिव बी फिनोटाइप। अच्छा, अब आप देखिए कि किसी एक इंडिविजुअल के अंदर अगर आप इस लोकस के ऊपर जीनोटाइप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। इस केस में डोमिनेंट फिनोटाइप डेवलप होनी है, इस केस में भी डोमिनेंट फिनोटाइप डेवलप होनी है, और इस केस में रिसेसिव। ये तो हमने इन दोनों लोसाई को अलग अलग फोकस किया, लेकिन अगर आप इन दोनों लोसाई को एट वंस ऑब्जर्व करें तो आप देखें किसी इंडिविजुअल के अंदर कैपिटल ए और कैपिटल बी मौजूद है। अब हमने दोनों लोसाई के ऊपर जीनोटाइप को एक साथ ऑब्जर्व किया है, तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि कैपिटल ए इसकी वजह से डोमिनेंट ए फिनोटाइप डेवलप होनी है, और कैपिटल बी की वजह से डोमिनेंट बी फिनोटाइप डेवलप होनी है। लेकिन हमारी ये ऑब्जर्वेशन है कि कैपिटल ए की मौजूदगी में ये जो कैपिटल बी है ये एक्सप्रेस कर रहा है, इवन कैपिटल ए स्मॉल ए की मौजूदगी में भी एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन ये जो स्मॉल ए आता है ना, तो ऐसी सूरत में कैपिटल बी की एक्सप्रेशन नहीं होती, बल्कि ये अपनी जो रिसेसिव फिनोटाइप है उसको शो कर देता है, ठीक है। आपने देखा कि इसकी मौजूदगी में ये जीनोटाइप एक्सप्रेस करने में फेल हो गया, इसने अपनी रिसेसिव फिनोटाइप को शो किया है। हालांकि देखो इसकी वजह से डोमिनेंट फिनोटाइप आनी चाहिए थी, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिसेसिव इसने भी अपनी रिसेसिव फिनोटाइप को एस्टैब्लिश किया है। तो आपने देखा कि दो डिफरेंट लोसाई, ये लोकस 1 लोकस 1 के ऊपर ये मौजूद जीनोटाइप ये लोकस 2 के जीनोटाइप की एक्सप्रेशन को हाइड कर रहा है या उसके साथ इंटरफेयर कर रहा है। सो दिस काइंड ऑफ फेनोमेनॉन इज नोन एज एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस को इसी वजह से हम कहते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ जीन इंटरेक्शन बिटवीन द एलील्स ऑफ टू डिफरेंट लोसाई। दो डिफरेंट लोसाई के दरमियान ये इंटरेक्शन हो रहा है। इसको आप यूं डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन द एलील एट वन लोकस हाइड्स और इंटरफेयर्स विद एलील्स एट अनदर लोकस, दिस phenomenon is known as epistasis. This is called epistasis. इस phenomenon को क्या कहा जाएगा? इसे epistasis कहा जाएगा। यानी when allele at one locus, देखो एक लोकस के ऊपर मौजूद अलील जब ये दूसरे लोकस पर मौजूद अलील की एक्सप्रेशन को हाइड करती है, ठीक है, अलील एट वन लोकस हाइड्स और इंटरफेयर्स विद अलील्स एट अनदर लोकस। ये अलग लोकस के ऊपर मौजूद है और ये अलग लोकस में मौजूद है, तो एक लोकस की अलील दूसरे लोकस की अलील को हाइड कर दे। जिस तरह से डोमिनेंस में आपने देखा था कि एक ही लोकस के ऊपर मौजूद एक अलील दूसरे की एक्सप्रेशन को हाइड कर रहा है, तो इसी तरह से अगर ये दो डिफरेंट लोसाई के दरमियान ऐसा फेनोमेनन डेवलप हो जाए तो इसे कहा जाएगा एपिस्टेसिस। डोमिनेंस के साथ इसकी रिलेशनशिप क्या है? डोमिनेंस के साथ इसकी रिलेशनशिप सिर्फ इतनी है कि जिस तरह डोमिनेंस एक जीन इंट्रैक्शन की काइंड है, एपिस्टेसिस भी एक जीन इंट्रैक्शन की काइंड है। डोमिनेंस में एक अलील दूसरे की एक्सप्रेशन को हाइड कर रहा है, इसमें भी एक अलील दूसरे की एक्सप्रेशन को हाइड कर रहा होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि डोमिनेंस में जो अलील्स इंटरेक्ट करती हैं वो एक ही लोकस के ऊपर पाई जाती हैं,
वो कंट्रास्टिंग अलील्स होती हैं, जबकि एपिस्टेसिस में जिन अलील्स के दरमियान इंटरेक्शन हो रहा है वो डिफरेंट लोसाई के ऊपर मौजूद हैं, वो कंट्रास्टिंग अलील्स नहीं कहलाएंगी, वो डिफरेंट ट्रेड से ताल्लुक़ रखने वाले अलील्स हैं, लेकिन एक की मौजूदगी में दूसरे की एक्सप्रेशन हाइड हो रही होगी, जस्ट लाइक द डोमिनेंस। तो अब आपको समझ में आएगा कि एपिस्टेसिस डोमिनेंस से एक मुख्तलिफ फेनोमेनॉन है। डोमिनेंस और एपिस्टेसिस को अगर हम मज़ीद डिफ्रेंशिएट करें तो आप इसको इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को यहाँ पर इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं कि डोमिनेंस में आपने देखा कि इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल जीन पेयर ऑफ अलील, जबकि एपिस्टेसिस इन्वॉल्व्स 2 पेयर्स ऑफ अलील्स। दूसरा डिफरेंस आपको डोमिनेंस और एपिस्टेसिस के दरमियान यूं नजर आता है कि अ जीन सुप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स ओन अलील, यानी वो जो उसकी पार्टनर अलील है उसी लोकस को उसकी एक्सप्रेशन को ये सुप्रेस करती है, जबकि एपिस्टेसिस में द जीन सुप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अलील ऑफ एन अदर जीन, यानी एक और लोकस के ऊपर मौजूद जीन की एक्सप्रेशन को यहाँ पर इंटरफेयर किया जा रहा है, उसके साथ इंटरेक्ट किया जा रहा है या उसकी एक्सप्रेशन को हाइड किया जा रहा है। इन केस ऑफ डोमिनेंस ओनली द रिसेसिव अलील इज सुप्रेस्ड, लेकिन एपिस्टेसिस में क्या होगा कि इट सुप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील्स ऑफ अनदर लोकस। इस बात का मतलब ये है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि ये इसने स्मॉल ए ने कैपिटल बी की एक्सप्रेशन को हाइड किया है, तो ये कैपिटल बी एक डोमिनेंट अलील थी ना, तो उसकी एक्सप्रेशन को हाइड कर दिया है। मुमकिन है कि किसी और केस में जो इसकी रिसेसिव अलील हो, यानी स्मॉल बी उसकी एक्सप्रेशन को ये हाइड करें, ठीक है। यानी किसी एपिस्टेसिस में ऐसा भी हो सकता है कि जो हाइड होने वाली अलील है, जो सुप्रेस हो रही है, वो रिसेसिव नेचर की हो, और जो सुप्रेस करने वाली अलील है वो भी रिसेसिव नेचर की हो सकती है, जबकि यह भी मुमकिन है कि सुप्रेस होने वाली अलील डोमिनेंट नेचर की हो और जो सुप्रेस करने वाली अलील है वो भी डोमिनेंट नेचर की हो। यानी एपिस्टेसिस में जो जीन एपिस्टेसिस कॉज कर रहा होता है, जैसे ये इसकी एक्सप्रेशन को हाइड कर रहे हैं, तो उस जीन को हम कहेंगे एपिस्टेटिक जीन। उसे क्या कहेंगे? एपिस्टेटिक जीन। और जबकि जिस जीन की एक्सप्रेशन हाइड हो रही होती है वो कहलाता है हाइपोस्टैटिक जीन। इस वक्त ये कैपिटल बी हाइपोस्टैटिक बन चुका है, हाइपोस्टैटिक, और स्मॉल ए इस वक्त एपिस्टैटिक है। तो एपिस्टेसिस एक ऐसा फिनोमेनॉन है कि जिसमें एपिस्टैटिक जीन इटसेल्फ रिसेसिव नेचर की हो सकती है। देखो ये जो एपिस्टैटिक जीन है इस वक्त ये खुद रिसेसिव नेचर की है, लेकिन इसने दूसरे जीन के साथ एपिस्टेसिस का मुजाहरा किया है, उसके लिए ये एपिस्टैटिक बन गई, उसकी एक्सप्रेशन को ये हाइड कर रही है। जबकि हाइपोस्टैटिक जीन ये डोमिनेंट भी हो सकती है खुद अपने लोकस के ऊपर, और ये रिसेसिव नेचर की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज यहां पर मौजूद होंगी। एपिस्टेटिक जीन को इनहिबिटरी जीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे की एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर रही होती है, इस वजह से इसको इनहिबिटरी जीन भी कह सकते हैं। तो आपने यहां पर इस डिफरेंस में यही चीज नोट की कि डोमिनेंस में क्या हो रहा है, ओनली द रिसेसिव अलील इज सुप्रेस्ड, सिर्फ रिसेसिव अलील की सुप्रेशन हो रही है। जैसे कैपिटल आर की मौजूदगी में स्मॉल आर एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, और स्मॉल आर वैसे ही रिसेसिव था, इस वजह से एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, तो सिर्फ रिसेसिव अलील सुप्रेस हो रही है। जबकि एपिस्टेसिस में क्या हो रहा है कि इट सुप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ बोथ डोमिनेंट एंड द रिसेसिव अलील ऑफ द अदर जीन। दोनों पॉसिबिलिटीज यहां पर मौजूद होंगी। और फोर्थ डिफरेंस आप इनके दरमियान इस तरह बना सकते हैं, द इफेक्ट इज ओनली ड्यू टू द डोमिनेंट अलील। डोमिनेंस में हमेशा जो जीन दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर रही है वो हमेशा डोमिनेंट नेचर की जीन होगी, लेकिन एपिस्टेसिस में जो जीन इफेक्ट कॉज कर रही है, जो इनहिबिटरी जीन है, वो डोमिनेंट नेचर की भी हो सकती है और वो रिसेसिव नेचर की भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया कि किसी केस में हो सकता है कि ये स्मॉल ए एपिस्टेटिक इन नेचर हो जो कि खुद रिसेसिव था, लेकिन किसी दूसरे केस में हो सकता है कि इस जगह पे जो डोमिनेंट जीन है वो एपिस्टेटिक इन नेचर हो। तो एपिस्टेटिक जीन रिसेसिव नेचर का भी हो सकता है और डोमिनेंट नेचर का भी हो सकता है। तो इस तरह से आप ये 4 पॉइंट्स यूज करते हुए डोमिनेंस और एपिस्टेसिस के दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं। डोमिनेंस और एपिस्टेसिस में सिमिलैरिटी अगर पूछी जाए तो फिर आप क्या बताएंगे? तो मैंने अभी आपको जो 2 पॉइंट बताए थे कि डोमिनेंस और एपिस्टेसिस बोथ आर काइंड ऑफ जीन इंटरेक्शन, इन दोनों में जीन्स के दरमियान इंटरेक्शन हो रहा है और इन दोनों में एक जीन दूसरे की एक्सप्रेशन को हाइड कर रही है।
यानी इस इंटरेक्शन में आपने ये हाइड करने का जो इफ़ेक्ट है इसको भी पॉइंट आउट करना है, तो ये भी एक सिमिलैरिटी कंसिडर की जा सकती है। तो ये 2 पॉइंट सिमिलैरिटीज होंगे, अदरवाइज ये बाकी आप इन दोनों फिनोमेना को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स। जी, तो अब हम बात करते हैं कि एपिस्टेसिस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ एपिस्टेसिस विद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अच्छा, इस रिलेशनशिप के अंदर भी हम 2 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक सिमिलैरिटी इन दोनों के दरमियान और दूसरा डिफरेंस। जहाँ तक इन दोनों मोड ऑफ इनहेरिटेंस की सिमिलैरिटी का ताल्लुक है, तो आप देखिए कि एपिस्टेसिस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दोनों में मोर देन 1 जीन पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। बोथ इन्वॉल्व्स मोर देन 1 जीन पेयर्स। इन दोनों के अंदर आपने एक से ज़्यादा जीन पेयर्स की इन्वॉल्वमेंट देखी है। बोथ इन्वॉल्व्स मोर देन 1 जीन पेयर्स। तो ये पॉइंट इनकी सिमिलैरिटी को इंडिकेट कर रहा है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में भी एक से ज़्यादा जीन पेयर्स इन्वॉल्व थे और एपिस्टेसिस में भी एक से ज़्यादा जीन पेयर्स इन्वॉल्व हैं। ये पॉइंट इन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटी इंडिकेट कर रहा है। जबकि इन दोनों के दरमियान अगर डिफरेंशिएट किया जाए कि इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पर पाया जाता है, तो इन दोनों के दरमियान जो ओनली डिस्टिंक्शन पाई जाती है, डिफरेंस पाया जाता है इन दोनों फिनोमेना के दरमियान, वो डिफरेंस दरअसल ये है कि एपिस्टेसिस ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशन वाले ट्रेट को इंडिकेट कर रहा होता है। एपिस्टेसिस में आपको डिसकंटिन्यूस वेरिएशन नजर आएगी। एपिस्टेसिस शोज डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, जबकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शोज कंटिन्यूस वेरिएशन। एपिस्टेसिस शोज डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन कैसे, ये अभी हम आगे एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एपिस्टेसिस की जो एग्जाम्पल हमारे बॉडीज में एग्जिस्ट करती हैं, तो उन एग्जाम्पल से आपको ये आइडिया होगा कि ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशन शो कर रहा है। एपिस्टेसिस शो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन अनलाइक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अनलाइक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपको याद है कि वो कंटिन्यूस वेरिएशन शो करता है। तो ये ओनली डिफरेंस है बिटवीन एपिस्टेसिस एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो आइए हम एग्जांपल्स लेते हैं एपिस्टेसिस की। हमारे बॉडीज के अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उससे आपको ये आइडिया होगा कि एपिस्टेटिक इनहेरिटेंस कैसे होती है और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से ये कैसे डिफरेंशिएट हो रही है, डिसकंटिन्यूस किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको कह दिया था। एपिस्टेसिस की जो एग्जांपल हमारे बॉडीज़ में एग्जिस्ट करती हैं, उनमें अगर ह्यूमन से एग्जांपल कोट की जाए तो ह्यूमन में आपको ये एग्जांपल मिलेगी, इसे कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। बॉम्बे फिनोटाइप इज एन एग्जांपल ऑफ एपिस्टेसिस। बॉम्बे फिनोटाइप ये ह्यूमन में एग्जांपल पाई जाती है। और इसी तरह से दूसरे एनिमल्स से अगर एग्जांपल कोट की जाए तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर एनिमल्स से भी कोट करते हैं, और वो है कोट कलर ऑफ लैब्राडोर रिट्रीवर। कोट कलर ऑफ लैब्राडोर, ये डॉग की एक टाइप है, लैब्राडोर रिट्रीवर। सो लैब्राडोर रिट्रीवर ये डॉग की एक किस्म है, इसका कोट कलर ये भी एपिस्टेसिस की एक एग्जांपल है, और बॉम्बे फिनोटाइप इन ह्यूमन ये भी एपिस्टेसिस की एक एग्जांपल है। और एक और एग्जांपल यहाँ पे कोट की जा सकती है, दैट एग्जांपल इज फ्रॉम द प्लांट्स। तो इसमें है फ्लावर कलर ऑफ स्वीट पी। फ्लावर कलर ऑफ स्वीट पी। एक तो पाइजम सैटिवम होता है जो मेंडल ने यूज किया था, पी प्लांट। एक दूसरा पी प्लांट है स्वीट पी उसे कहते हैं, इसका बोटेनिकल नेम है लिथायरस ओडोरेटस। लिथायरस ओडोरेटस। सो दिस लिथायरस ओडोरेटस स्वीट पी, इसका फ्लावर कलर ये भी दरअसल एक एग्जाम्पल है
एपिस्टेसिस की। तो यहाँ पर हमारे कोर्स के अंदर कोट कलर ऑफ लैब्राडोर रिट्रीवर मौजूद है, इसके अलावा फ्लावर कलर ऑफ स्वीट पी भी हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है। लेकिन बॉम्बे फिनोटाइप ये फेडरल बोर्ड के कोर्स में नहीं है, ये पंजाब की बुक के अंदर मौजूद है। लेकिन थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम बॉम्बे फिनोटाइप से आगाज़ करते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं क्योंकि ये बात जल्दी समझ में आएगी, ह्यूमन से रिलेटेड है, और बाकी फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बॉम्बे फिनोटाइप में क्या होता है, देखिए आपने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था, तो उस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से रेलेवेंट ये ट्रेट है, इसे कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। बॉम्बे फिनोटाइप ये दरअसल एक अल्टर्ड ब्लड ग्रुप फिनोटाइप है, एन अल्टर्ड ब्लड ग्रुप फिनोटाइप। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में आपने 4 किस्म के ब्लड ग्रुप्स पढ़े। उन 4 किस्म के ब्लड ग्रुप्स में एक ब्लड ग्रुप आपको बताया था ए ब्लड ग्रुप, दूसरे को हमने बी ब्लड ग्रुप कहा था, तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी, और चौथा ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप कहलाता है। और इन ब्लड ग्रुप्स के लिए जो जीनोटाइप्स प्रपोज किए गए थे वो जीनोटाइप्स भी आपको याद होंगे। वो जीनोटाइप्स दरअसल पर्टिकुलर एंटीजन्स को प्रोड्यूस करते हैं। उन जीनोटाइप्स में ए ब्लड ग्रुप के लिए जो जीनोटाइप प्रपोज किए गए थे, उन जीनोटाइप्स में आई ए जीनोटाइप हो सकता है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है आई ए के साथ स्मॉल आई। इन दोनों केसेस में ए एंटीजन विल बी प्रोड्यूस। इन बोथ केसेस विच एंटीजन विल बी प्रोड्यूस? ए एंटीजन। एंटीजन ए विल बी प्रोड्यूस्ड, और ए एंटीजन आरबीसी की सरफेस के ऊपर अटैच होगी, और ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ ए एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी द ब्लड ग्रुप विल बी कॉल्ड एज ए। इस तरह से करके ये ए एंटीजन विल बी अटैच ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, और ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा उसका। इसी तरह से आप देखिए कि बी ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जो जीनोटाइप पॉसिबल हैं वो आई बी होमोजाइगस स्टेट में, या फिर आई बी के साथ स्मॉल आई अगर हेटरोजाइगस स्टेट में हो। तो इस केस में भी आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन्स प्रोड्यूस होंगे। एंटीजन्स में ये बी एंटीजन यहाँ पर आरबीसी की सरफेस पर मौजूद होगा, और ब्लड ग्रुप इसकी वजह से बी हो जाएगा। और ए बी ब्लड ग्रुप के केस में जो जीनोटाइप पॉसिबल है वो है आई ए आई बी, और ये दोनों चूंकि आपस में कोडोमिनेंट होते हैं, दोनों की एक्सप्रेशन होती है, तो दोनों अपने अपने एंटीजन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और आरबीसी की सरफेस पर अगर ये दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे एट अ टाइम, तो ऐसी सूरत में ब्लड ग्रुप को ए बी कहा जाएगा। और ओ ब्लड ग्रुप में जो जीनोटाइप पॉसिबल है वो स्मॉल आई है, और स्मॉल आई किसी भी एंटीजन को प्रोड्यूस नहीं करता, तो ऐसी सूरत में ब्लड ग्रुप उसमें ओ कहलाता है, विदाउट एनी एंटीजन। यहाँ पर आप एक चीज़ पर गौर कर रहे हैं कि इन तमाम केसेस में यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ करके दिखाई गई है ना आपको, तो ये लाइन जो ग्रीन कलर से यहाँ पे इंडिकेट की जा रही है, ये लाइन दरअसल क्या है? ये लाइन जो ग्रीन कलर से इंडिकेट की जा रही है, ये लाइन दरअसल क्या है? ये लाइन एक सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस को कहते हैं एच सब्सटेंस। ये लाइन किस चीज़ को इंडिकेट करिए? इट इंडिकेट्स अ सब्सटेंस नोन एज एच सब्सटेंस। और ये एच सब्सटेंस दरअसल एक ऐसा सब्सटेंस है जो एंटीजन को सरफेस ऑफ आरबीसी के ऊपर अटैच करवाता है। व्हाट इज एच सब्सटेंस? अ पर्टिकुलर सब्सटेंस विच अटैच द एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। इन तमाम केसेस में एच सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, और एच सब्सटेंस की वजह से एंटीजन अगर प्रोड्यूस हुए तो वो अटैच हो जाएंगे, और ऐसी सूरत में ब्लड ग्रुप डिटरमिन होगा। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक और इसी तरह की डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तो आप देखिए कि इसमें आपको क्या चीज़ दिखाई है। ये आरबीसी है, आरबीसी के साथ आपको ये एंटीजन्स भी यहाँ पे शो किए हैं, इत्तेफाक से दोनों एंटीजन्स शो किए हैं, बट दे आर नॉट अटैच विद द सरफेस ऑफ आरबीसी। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो जो एच सब्सटेंस है वो मिसिंग है। तो ड्यू टू लैक ऑफ दिस एच सब्सटेंस एंटीजन्स आर फेल टू अटैच ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो जब एंटीजन सरफेस ऑफ आरबीसी पर अटैच ना हो पाए, तो इस शख्स का ब्लड ग्रुप जब आप चेक करते हैं तो वो ब्लड ग्रुप आपको ओ मिलता है।
वो ब्लड ग्रुप आपको कैसा मिलेगा, ओ ब्लड ग्रुप। हालांकि इसका जो जीनोटाइप होगा ना, जीनोटाइप वो ओ ब्लड ग्रुप जैसा नहीं होगा। ओ ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप तो ये होता है, लेकिन इस शख्स में ये दोनों एंटीजेंस की मौजूदगी इस बात को इंडिकेट कर रही है कि इसका एबीओ ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप ये होगा। तो अब आप देखो ये शख्स जीनोटिपिकली तो ओ नहीं है, लेकिन फिनोटाइप के लिहाज से जब आप इसको डिटरमिन करते हैं तो इसका ब्लड ग्रुप आपको ओ मिलता है, हालांकि जीनोटिपिकली ओ नहीं है। तो एक ऐसी ब्लड ग्रुप फिनोटाइप जिसमें एक शख्स जीनोटिपिकली ओ ना हो लेकिन फिनोटिपिकली उसका ब्लड ओ ब्लड ग्रुप हो, तो ऐसे अल्टर्ड ब्लड ग्रुप फिनोटाइप को कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। असल में बॉम्बे वर्ड इसको इस वजह से दिया गया कि पहली बार ये ट्रेड बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में, बॉम्बे जिसको आजकल मुंबई कहा जाता है, तो बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में ये केस रिपोर्ट हुआ था, इस वजह से इसको बॉम्बे फिनोटाइप का नाम दिया गया, बॉम्बे फिनोटाइप। तो व्हाट इज बॉम्बे फिनोटाइप? दिस इज एन अल्टर्ड ब्लड ग्रुप फिनोटाइप इन विच द पर्सन इज फिनोटिपिकली ओ बट जीनोटिपिकली इज नॉट ओ, यानी ओ ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप तो ये होता है, लेकिन ये शख्स जो बज़ाहिर तो ओ ब्लड ग्रुप रखता है लेकिन एक्चुअली उसका जीनोटाइप ओ ब्लड ग्रुप के साथ करस्पॉन्ड नहीं करा, तो ऐसी अल्टर्ड ब्लड ग्रुप फिनोटाइप को बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं। एक्चुअली यहां पर हुआ यह है कि यहां पर एक और लोकस इन्वॉल्व है। ये जो एच सब्सटेंस है, एच सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय अनदर जीन, और वो कैपिटल एच जीन है। कैपिटल एच जीन ये दरअसल इसको कंट्रोल कर रही है, एच सब्सटेंस को, और इसकी जो इसकी जो रिसेसिव फॉर्म है, इसकी रिसेसिव फॉर्म स्मॉल एच, तो स्मॉल एच जीन इसकी रिसेसिव अलील है, ये एच सब्सटेंस को इनहिबिट करेगी। इट इनहिबिट्स एच सब्सटेंस को प्रोड्यूस नहीं होने देगी, तो इट इनहिबिट्स एच सब्सटेंस। ये जो स्मॉल एच है ये एच सब्सटेंस को इनहिबिट करेगा। अब ये दोनों, इन दोनों का रिलेशन क्या है? कैपिटल एच इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच के ऊपर डोमिनेंट है, और जब ये कैपिटल एच स्मॉल एच के ऊपर डोमिनेंट होगा तो ऐसी सूरत में हेटेरोजाइगस स्टेट में एक्सप्रेशन किसकी आएगी? कैपिटल एच की। अच्छा, अब देखो ये जहां पर एच सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर एच जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल एच हो सकता है या फिर कैपिटल एच स्मॉल एच हो सकता है। इसी तरह से आप देखो यहां पर भी एच सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, तो इनमें से कोई भी यहां पर भी जीनोटाइप हो सकता है। इसी तरह से यहां पर भी, इवन ये ओ ब्लड ग्रुप, इसमें भी आपको एच सब्सटेंस शो किया है, इसका मतलब है यहां पर भी जीनोटाइप इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन ये जहां पर एच सब्सटेंस एब्सेंट है तो वहां पर जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल एच। अब आप देखो कि ये दो डिफरेंट लोसाई हो गई। एक लोकस के ऊपर मौजूद है IA ये सपोज कर लें लोकस 1 है, लोकस 1, और ये लोकस 2 है, दिस इज लोकस 2। दूसरे लोकस के ऊपर स्मॉल एच। अब आप देखो कि स्मॉल एच अगर ये लोकस 2 पे आ जाए तो इसकी मौजूदगी में ये वाला लोकस अपनी एक्सप्रेशन को लूज कर देगा, ये अपनी एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा, बल्कि ये अपनी रिसेसिव एक्सप्रेशन देगा, दैट इज ओ। यानी इस शख्स का ब्लड ग्रुप चेक करने पर आपको क्या मिलेगा? इस शख्स का ब्लड ग्रुप आपको ओ मिलेगा, हालांकि जीनोटाइप इसका ओ जैसा नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि ये दूसरे लोकस के ऊपर इस जीन ने यहां पर इफेक्ट को मास्क कर दिया, हाइड कर दिया इफेक्ट को, और इस तरह से यहां पर एपिस्टेसिस का ये फेनोमेनॉन डेवलप हो गया है, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन द एलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन पेयर्स। अब मुझे बताओ इस केस में विच वन इज एपिस्टेटिक? ये लोकस 1 का ये जो जीन्स हैं ये एपिस्टेटिक इन नेचर हैं, या लोकस 2 के जीन ये एपिस्टेटिक इन नेचर हैं? विच वन इज एपिस्टेटिक जीन, या विच वन इज एपिस्टेटिक लोकस? 2 इज द एपिस्टेटिक, जबकि 1 का रोल यहां पर क्या है? ये हाइपोस्टेटिक है, सही। और ये देखो यहां पर जो एपिस्टेटिक जीन है वो इटसेल्फ रिसेसिव नेचर की है या डोमिनेंट नेचर की है? ये रिसेसिव नेचर की है, क्योंकि अपने लोकस के ऊपर तो ये स्मॉल एच का रोल एज रिसेसिव जीन था ना, तो ये एक रिसेसिव एपिस्टेसिस की एग्जांपल आपने नोट की है। दिस इज अ काइंड ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो एपिस्टेसिस कॉज करने वाला जीन, अभी जैसे आपको मैंने बताया था कि वो खुद रिसेसिव नेचर का भी हो सकता है और वो खुद डोमिनेंट नेचर का भी हो सकता है। ठीक हो गया? तो बॉम्बे फिनोटाइप से हमें एपिस्टेसिस का बहुत वाज़ेह तौर पर समझ में आ गया है। अब हम वो जो अपनी एग्जांपल है जो हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है उस एग्जांपल को हम यहाँ पे कोड करते हैं, और वो है लैब्राडोर रिट्रीवर। लेकिन मेरे ख्याल में टाइम भी काफ़ी हो गया है,
तो इसको इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लैब्राडोर रिट्रीवर के बारे में। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.